वो इनकी इंटरनल फाइट के नतीजे में वो कत्ल हुआ था। तो ये जो ग्रुप है, ये अब इनका कोई लीडर नहीं था वहां मुजफ्फराबाद महाजर कैंपों में। तो इन्होंने अब गाजी जो है शहजाद अहमद, उसके हाथ पे बैत कर ली है और उसको इन्होंने बड़ी तादाद में ज्वाइन कर लिया है। ये है खबर जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि जो मुहाजिर आए थे, जो कैंप में रहते हैं अभी भी पीओजेके में, उन्होंने ये जाबाज फोर्स ज्वाइन की है। तो इसके पीछे का खास मकसद कि ये जो मुहाजिर हैं वो इस कैंप के साथ जुड़ रहे हैं या इस फोर्स के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, ये काफी बड़ा बॉर्डर है और इसमें कई जगह जो है वो अनमैन्ड है। कई ऐसे पॉकेट्स हैं जो बड़े डिफिकल्ट हैं उनको क्रॉस करना। तो वहां पे फौज भी नहीं होती, सिक्योरिटी भी नहीं होती, कोई फेंसिंग भी नहीं है। तो ये आमतौर पे उन इलाकों से, उन जगहों से आते हैं। इस तरीके से जो है इनका सिलसिला होता है और इस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं। दूसरा जो इन्फिल्ट्रेशन का इनका तरीका है वो है वाया नेपाल, वाया बांग्लादेश, वाया श्रीलंका। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। जब वो जी। वक्त आएगा कि जो पीओजेके के लोग हैं और पीओजीबी के लोग हैं वो इन्हीं फौजी अफसरों को ऐसे उठा के, ऐसे झूला दे के तो चट्टानों से फेंकेंगे दरियाए झेलम और दरियाए गिलगित में और दरियाए सिंध में। वो वक्त आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। आप जुल्म थोड़े वक्त के लिए कर सकते हैं, लेकिन जी, आप ये काफ़ी हमेशा के लिए जुल्म काफ़ी नहीं कर बार सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और हमेशा की तरह एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो कि लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सटीक इंफॉर्मेशन के साथ हम सबके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से आज वो एक खास खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें कि जैसा कि मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि किस तरह से मुजफ्फराबाद में गाजी शहजाद अहमद की जाबाज फोर्स, जो कि कश्मीर में और भारत के अन्य इलाकों में हमले की तैयारी के साथ पाकिस्तान की तरफ से जो साजिश की जा रही है, उस पे हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़्यादा जानना चाहती हूँ उस खबर के साथ जो कि आपने अपने चैनल पे भी रेडियो हिमालय के माध्यम से जो आप साझा करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से, उस पे मैं आपसे थोड़ा और ज़्यादा जानकारी चाहती हूँ, ताकि देश में जो हमारे दर्शक हैं और जो देश के लोग हैं उनको हम खबरदार कर सकें। देखिए, ये जांबाज फोर्स बनी थी बिलावल भुट्टो के गोवा में एससीओ कॉन्फ्रेंस में जाने से चंद दिन पहले। और उन्होंने ये प्रिलिमिनरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये गाजी शहजाद अहमद जो है, इसने ये कहा था कि हम किसी कीमत पे भी G20 नहीं होने देंगे श्रीनगर, राइट। तो उसके बाद ये रिक्रूटमेंट ड्राइव पे निकले और इन्होंने अब आज की जो बड़ी खबर है, यानी आज वो इन्होंने मुजफ्फराबाद में जो कश्मीरी महाजर आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम आफ्टर 1947 फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, मुजफ्फराबाद में जो कैंपों में है, उनकी आगे औलादें हो गई हैं अब। तो उनको इन्होंने रिक्रूट किया है और वो इस तरह रिक्रूट किया है कि आपको याद होगा पिछले दिनों एक हिजबुल मुजाहिदीन का एक लोकल कमांडर था जिसका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। वो इस्लामाबाद में कत्ल हो गया था। वो इनकी इंटरनल फाइट के नतीजे में वो कत्ल हुआ था। तो ये जो ग्रुप है, ये अब इनका कोई लीडर नहीं था वहां मुजफ्फराबाद महाजर कैंपों में। तो इन्होंने अब गाजी जो है शहजाद अहमद, उसके हाथ पे बैत कर ली है और उसको इन्होंने बड़ी तादाद में ज्वाइन कर लिया है। ये है खबर जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि जो मुहाजिर आए थे, जो कैंप में रहते हैं अभी भी पीओजेके में, उन्होंने ये जाबाज फोर्स ज्वाइन की है। तो इसके पीछे का खास मकसद कि ये जो मुहाजिर हैं वो इस कैंप के साथ जुड़ रहे हैं या इस फोर्स के साथ जुड़ रहे हैं? देखें, जो महाजर हैं कश्मीर में, जो कैंपों में रहते हैं, इनके पास कोई सहूलियात तो है नहीं।
मतलब है खुली नालियां हैं गंदी, पानी की फैसिलिटी नहीं है, बिजली नहीं है कई जगहों पे, तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इनका लो है। तो ये उस तरह से तालीम याफ्ता भी नहीं है और ससेप्टेबल हैं पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए के प्रोपेगेंडा के और इस्लामिक जहादिस्ट जो नैरेटिव है उसको ये ससेप्टेबल रहे हमेशा। और अब उसी की कड़ी है कि एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आप इन्होंने दूसरी में चले गए। उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, राशन मिलता है, तो गुर्बत का जमाना है, महंगाई का जमाना है। फिर ये है कि अगर आप किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो तो दफातर में आपके काम भी फिर जो है ना वो रुकते नहीं है, अच्छा। आगे निकलते रहते हैं, आपके चलता रहता है सिलसिला। तो इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं ये ज्वाइन करने के, नजरियाती या फिक्री वजूहात के अलावा भी इकोनॉमिक और सोशल रीजंस भी होती हैं इसकी। तो अब वो उधर चले गए और इनका प्रोग्राम जो है वो ये है कि ये 20 तारीख के इर्द गिर्द, उससे पहले ये कोई बड़ा करने जा रहे हैं हमला। और पुंछ के जो जंगल हैं पीओजे वाली साइड पे, एलओसी पे, वहाँ ऑलरेडी ट्रेनिंग कैंप्स इरेक्ट हो चुके हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग जो है वो जैश ए मोहम्मद के लोग दे रहे हैं इनको। प्लान ये है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हमले करेगा और जो जांबाज फोर्स है जिसको अब लश्कर की भी कह रहे हैं कि सपोर्ट है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के जो 750 किलोमीटर का बॉर्डर है एलओसी का, वहां से मुख्तलिफ पॉइंट से इन्फिल्ट्रेट करेंगे। और ज्यादा खतरनाक जो खबर है वो ये है कि ये इस दफा फदाइन हमले करने जा रहे हैं, यानी सुसाइड मिशन पे निकल रहे हैं। जी जी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इस तरह की तैयारी है और काफ़ी वक़्त से जब से हम सब आप लगातार हमारे साथ भी और अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार इन सारी खबरों को साझा कर रहे हैं। एससीओ के वक़्त से गाज़ी शहज़ाद अहमद की हमने चर्चा करनी शुरू की है। लेकिन एक बात ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं किओस्क मचा हुआ है, इमरान खान की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद जो वहाँ पर एक तरह से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, बावजूद उसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता है? क्यों इस तरह की चीज़ें वो भारत के अगेंस्ट करने में लगा हुआ है? बस वो आदत पड़ी हुई है और फिर उनकी सर्वाइवल का मसला है। पाकिस्तान आर्मी के लिए तो श्रीनगर में G20 होना जो है वो उनके लिए एक किस्म की सजाए मौत है, क्योंकि दुनिया के बड़े जो 20 मुल्क हैं वो जब श्रीनगर आएंगे तो वो एक किस्म का उसके कश्मीर का जो स्टेटस है एज अ टू टंग ऑफ भारत, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं वो। पाकिस्तान कहाँ गया? फिर पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? जहाद का नैरेटिव कहाँ गया? तो वो सारा उनके लिए तो जिंदगी और मौत का मसला है, वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी लेकिन एक बात ये है कि जैसा कि आपने बताया कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं कश्मीरी महाजिर हैं या फिर हम वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तानियों की बात करें तो शक्लें, बोलियाँ लगभग सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है ऐसे में इन सबको ट्रैक करना। हालाँकि हम सब जानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी इन सारी चीज़ों पे निगाह रख रही हैं और जैसे कि G20 मीट होने वाला है कश्मीर में, उसको लेकर भी आई एम श्योर काफ़ी तैयारियाँ होंगी क्योंकि एजेंसीज़ का काम होता है इन सब पर अपनी पैनी निगाह रखना। लेकिन किस तरह के चैलेंजेज़ आपको लगता है कि एजेंसीज़ फेस कर सकती हैं इंडियन? पहला तो जो चैलेंज है वो यही है इन्फिल्ट्रेशन का, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद ये है कि जितने दिन भी श्रीनगर में ये होना है, मेरी अपनी राय ये है कि उतने दिन या 2 दिन होनी है जो भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए और जो इंडिया से या दूसरे अरुणाचल प्रदेश या दूसरे इलाकों से जो ट्रांसपोर्ट आ रही है या ट्रेनें आ रही हैं या फ्लाइटें आती हैं, उनको भी 2 दिन के लिए बंद कर दें, कोई ऐसा तूफान नहीं आ जाता। और उसके अलावा जो है वो जम्मू कश्मीर में यानी श्रीनगर में 2 दिन छुट्टी दें, बच्चों को स्कूलों से छुट्टी दें, कॉलेज बंद कर दें, छुट्टी दें उनको, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग घर में रहें। आसान हो देखना, मॉनिटर करना
और तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी जो है वो देखें, जब किसी ने मरने के लिए नियत बांध ली हो तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। सिक्योरिटी को बढ़ाएं, सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाएं, सिविल कपड़ों में इंटेलिजेंस और पुलिस जो है उसको बढ़ाएं, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी इनको। हाँ जी। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन जैसे कि आपने बोला कि पीओजेके से अलग अलग मल्टीपल पॉइंट से हो रहा है और करने का ये इस तरह का प्लान है। और हम सब जानते हैं कि जैसे कि एलओसी पर काफी तगड़ी सुरक्षा का इंतजाम होता है, सारी चीजें। लेकिन ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा इतने बड़े स्तर पर? देखिए, ये काफी बड़ा बॉर्डर है और इसमें कई जगह जो है वो अनमैन्ड है। कई ऐसे पॉकेट्स हैं जो बड़े डिफिकल्ट हैं उनको क्रॉस करना। तो वहां पे फौज भी नहीं होती, सिक्योरिटी भी नहीं होती, कोई फेंसिंग भी नहीं है। तो ये आमतौर पे उन इलाकों से, उन जगहों से आते हैं। इस तरीके से जो है इनका सिलसिला होता है और इस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं। दूसरा जो इन्फिल्ट्रेशन का इनका तरीका है वो है वाया नेपाल, वाया बांग्लादेश, वाया श्रीलंका। वहां से जहाजों पे बैठ के जाली पासपोर्टों पे या जैसे भी है उस तरह से भी इंडिया में ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं। फिर समुद्र के रास्ते इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके, एक जगह थोड़ी है कि जहां से वो इन्फिल्ट्रेट करें। तो ये किसी वक्त एक डेकॉय किस्म का अटैक भी कर सकते हैं कि कहीं अटैक करें और लोग तवज्जो उधर और दूसरी जगह से लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाएं। तो ये इस तरह से होता है जी। तो ऐसे में काफ़ी जिस तरह से आपने लगातार मैं जानती हूँ आप इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आप साझा कर रहे हैं। आपने जो वॉर रूम रिपोर्टिंग आप करते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन आप लेकर आते हैं। लेकिन चैलेंज वही है कि जिस तरह के आप बता रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर इन्फिल्ट्रेशन की और अटैक्स की तैयारी है। ऐसे में ये बात तो हम जानते हैं कि एजेंसीज हमारी काफ़ी पुख्ता सिक्योरिटी इंतज़ाम रखे हुए हैं और काफ़ी G20 को लेकर वैसे ही काफ़ी इंतज़ाम है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा चाहे हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे बात करें, वो लगातार करता है। ऐसे में हमने देखा है कि कई सारे हम यूरोप की बात करें या कई सारे पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि G20 में वो इस किस तरह से इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को तो पहले ही उसका जवाब मिल गया है कि जो कंट्रीज पहले ही भारत में G20 कश्मीर में आने वाले हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान का वो जो एजेंडा रहता था कश्मीर को लेके वो रह नहीं गया है? अभी भी अननेसेसरी नहीं, उसको पाकिस्तान का तो जो कश्मीर को लेके एजेंडा था वो तो अब समझें कि सिर्फ बातों में ही है। अमलन तो पीओजे के और एक्सक्यूज मी गिलगित बल्तिस्तान जो है कब्जे वाला, वहां के लोग तो अब पाकिस्तान के साथ हैं ही नहीं। वो तो किस्सा बड़ा पुराना है। ये तो हम 30 साल पहले की, 25 साल पहले की बात है कि वहां पे पाकिस्तान का कोई थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था और लोग समझते नहीं थे चीजों को। 20, 25, 30 साल में तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इन्होंने तो लोगों की आंखें खोल खोल दी हैं। तो अब वो जी। सिचुएशन नहीं है। अब सिर्फ ये है कि कोई एक चिंगारी ऐसी भड़के, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार किया तो एक चिंगारी बन गई, उसने आग लगा दी। ऐसे ही अब कोई भी चिंगारी जो है वो इस पूरे खलियान को जला के राख कर सकती है, जो जी। पाकिस्तानी कब्जे का खलियान है जी। जी, लेकिन मिर्ज़ा साहब आपने एक जैसे कि आप इमरान खान का ज़िक्र किया, इमरान खान के पूरे जिस तरह के उनके सपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से अफ़रा-तफ़री और आग लगाई हुई थी, इनफैक्ट आर्मी हेडक्वार्टर सब पे भी हमला हुआ। ऐसे में आर्मी पे कहीं न कहीं जो एक इमेज थी पाकिस्तान की वो तो लोग एक पोल खुली है, दूसरा हम देख रहे हैं जो बीएलए या बीएलएफ की बात करें, वो भी लगातार पाकिस्तान आर्मी के जवानों को मतलब वो उनको मार रहे हैं, कभी 40 कभी 5 लगातार हो रहा है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये जो एक आर्मी पाकिस्तान आर्मी का एक भूत बना हुआ था कि बहुत माइटी और ऐसे ही है, तो वो खत्म हो गया वो भी? बिल्कुल खत्म क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया है। अभी तो फौज की कोई इज्जत नहीं है। अभी तो मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो लड़की कहती है कि अब हम शादी के लिए
किसी फौजी के साथ शादी नहीं करेंगी, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो था ना कि मैं फौजी है जी, इससे शादी, अब कोई शादी नहीं करेगा। अब हमें ये भी पता लग गया है कि पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो तुम्हारी वजह से नहीं है, क्योंकि तुम तो बुज़दिल हो। पाकिस्तान की हिफाजत तो अवाम कर रही है, सिर्फ उनके उनके ऊपर तंज कसे जा रहे हैं। फौज से कौन डरता है आज के दौर में? सिर्फ बंदूक है, गोली से डरते हैं लोग, फौज से नहीं डरते। जी, बिल्कुल। लेकिन इस वक़्त जो हुआ पाकिस्तान में वो तो काफ़ी जो कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता, जो कभी पहले नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी को ही निशाना बना लिया और काफ़ी इस सूरत-ए-हाल जो रही वो काफ़ी अजीबो-गरीब रही और जिसके बाद इमरान खान को भी उसका ज़िम्मेदार बताया जा रहा है। इनफैक्ट आईएसपीआर कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो प्लान था, लोग इस मकसद से ट्रेन किए गए और उनको तैयार किया गया था इस इरादे से कि ऐसा उनका इस्तेमाल किया जाए और जिसी के चलते इमरान खान पे भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हाँ, आर्मी एक्ट के तहत तो मुकदमा चलेगा। काउंटर टेररिज्म अदालत ने बुला लिया इमरान खान को। तो असल में 9-10 तारीख बड़ी जो है ना वो क्रूशल डेट्स थी, और 9-10 मई को ये चांस था कि जूनियर ऑफिसर जो है वो बगावत करके डबल कू करें। मैं ऐसे डबल कू इसलिए कहता हूँ कि एक कू तो अपनी फौजी जर्नैलों के खिलाफ और उनको गिरफ्तार करते, और दूसरा उसी के साथ जो है वो कू करते, इस गवर्नमेंट को हटाते इसके खिलाफ। यानी मुसलसल कू होता, यानी कि परमानेंट कू जो होता है ना, वो होता। लेकिन वो टाइम निकल गया। अब आर्मी जो है वो अपने आप को टॉप जनरल्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। जर्नल 6 जनरल ने इस्तीफा दिया है, 150 से ज्यादा का कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो अब वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो जो लम्हा था वो निकल गया हाथ से। उस वक्त इन्होंने जुर्रत नहीं की। यही जो कोर कमांडर इस्तीफे दे रहे हैं, ये अगर उस वक्त अपनी कोरों को लेकर सड़कों पे आ जाते, अवाम में मिल जाते, तो फिर जो है वो सही मानों में अवाम टूटती, और फिर जो है वो फौज में जो बगावत है वो इमरान खान के हक में जाती। और उधर से सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब तो बैठे हुए हैं, वो वहां से उसको कर देते कि जी सैंक्शन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सही हुकूमत है, तो खिस्सा खत्म था। लेकिन जी। पाकिस्तानी फौज में, जिसे कहते हैं ना माजरत के साथ, दे डोंट हैव द बॉल्स टू टेक सच एन एक्शन। इनके सत्तू सूख गए। ये इनमें दम नहीं है कि ये अब कोई इंडिपेंडेंट इस किस्म का काम कर सके। ये तमाशबीन फौज है, मुजरे देखने वाली फौज है, चरसे पीने वाली फौज है। इससे क्या कर रहा है? ये अब कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ अब इनके मुकद्दर और तकदीर में गालियां, इन पर थूकना लोगों का, और इनके मुकद्दर में जो है वो अब हंसी मजाक इनके ऊपर जो है इनके मुकद्दर में लिखा है। और ये बड़ी बुरी मार खा रहे हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। खबरें दब रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ रेडियो मालिया के जरिए लोगों तक पहुंचाऊं कि ये हो रहा है वहां पे, देखो सुनो। जी, लेकिन बिल्कुल। और आपका ये लिंक आता है, सबसे बर्बाद पहले मैं होगी। देखती हूँ रेडियो हिमालय, आप इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, सबसे पहले मैं फटाफट सुनती हूँ आपकी जो अपडेट्स होते जी हैं। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, जिस तरह से इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, आपको नहीं लगता कि इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि जैसा उनके सपोर्टर्स ने हंगामा किया तो इमरान खान बच गए इमरान हैं। खान की क्या मुश्किल है? वो उसको गिरफ्तार करके डाला है उधर, हवालात में डाला है, तो भी उसको उसकी मिलती रही है। उधर गेस्ट हाउस में था तो भी उसके दोस्त लेके आते रहे। उसको क्या टेंशन है? उसको कोई टेंशन नहीं है। हुँ। तो हालाँकि इमरान खान तो जनरल आसिम मुनीर पर अपने ऊपर कह रहे हैं बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, बदला ल ले रहे हो मुझसे और जी हाँ, काफ़ी सारी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मंज़र बना हुआ है, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा। ले मैंने काफ़ी तो इंटरेस्ट। सोचा था, आपने नहीं सोचा और दुनिया ने नहीं सोचा, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। नहीं। मुझे तो नजर आ रहा था। और मुझे इससे भी वर्ष सूरत हाल पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। जब वो जी। वक्त आएगा कि जो पीओजेके के लोग हैं और पीओजीबी के लोग हैं, वो इन्हीं फौजी अफसरों को ऐसे उठा के, ऐसे झूला दे के, तो चट्टानों से फेंकेंगे दरिया झेलम और दरिया गिलगित में।
और दरियाए सिंध में वो वक्त आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। आप जुल्म थोड़े वक्त के लिए कर सकते हैं, लेकिन जी, आप ये काफ़ी हमेशा के लिए जुल्म काफ़ी नहीं कर सारे सकते। जी, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स दावा करते आ रहे थे काफ़ी वक़्त से कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता था कि बड़ी-बड़ी बातें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सच होती जा नहीं, बड़ी रही हैं बातें नहीं है। लगातार। ये समाज के जो सोसाइटी है, सोशल फोर्सेस के इंटरएक्शन और उनके बैलेंस इम्बैलेंस होने के नताइज हैं। और जो अगर आप सोशल साइंस को देखें और हिस्ट्री को पढ़ें और उसके रेवोल्यूशंस को पढ़ें कि वो रेवोल्यूशन आए क्यों। हम तो वर्शिप करना शुरू कर देते ना, एक इनकलाब आता है तो हम उसकी पूजा शुरू कर देते, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जब इनकलाब आया उसके अंदर की एथनिक इश्यूज क्या थे, लिंग्विस्टिक इश्यूज क्या थे, क्या सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस थे, और फिर उस रीजन में जो है उस वक्त वहां की क्या सिचुएशन थी, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया उस चेंज को, कौन से इंटरनल फैक्टर्स थे जिन्होंने चेंज किया। लेकिन जो लोग इस तरीके से समाज की हरकत का मुताला करते हैं वो फिर नतीजे में पहुंच जाते हैं कि ये नतीजा होना है इसका। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हालाँकि पाकिस्तान की जो ट्रू नेशन थ्योरी जिसके बेस पे पाकिस्तान का जन्म हुआ था, वो तो 1971 में ही फ़ेल हो गई थी। लेकिन अभी भी जिस तरह से पाकिस्तान मैंने जो एक पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित, उनसे बात की थी तो वो काफ़ी उन्होंने ये बात कही थी कि भारत तो एक इस तरह का प्रोपेगेंडा करता रहता है कि जो पाकिस्तान ट्रू नेशन थ्योरी थी, उसको किस तरह से गलत साबित कर दें और उसके लिए भारत बहुत प्रोपेगेंडा और ये सब वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। हालाँकि जो फैक्चुअल बात है हम सब जानते हैं कि वो तो काफ़ी पहले ही फेल हो चुका है और आगे भी जिस तरह से डिसइंटीग्रेशन पाकिस्तान का होता हुआ नज़र आ रहा है, वो मुझे लगता है कि पीओजेके की बात करें, सिंध या फिर बलूचिस्तान, जो भी नेशनल मूवमेंट्स चल रहे हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और आप लगातार पीओजेके के लिए डॉक्टर साहब बहुत आप एक्टिविज़्म करते हैं, काम करते हैं बहुत शिद्दत के साथ। तो आपको क्या लगता है कि पीओजेके में किस तरह का अभी किस तरह के माहौल, किस तरह का माइंडसेट डेवलप हो रहा है आज़ादी को लेके? देखें, पीओजेके में हमें दो किस्म की रुकावटों का सामना है और दोनों रुकावटें जो है उनको अबूर किए बगैर पीओजेके को पाकिस्तान से आजाद नहीं कराया जा सकता और ना ही पीओजेके को हिंदुस्तान के साथ मिलाया जा सकता। पहली जो रुकावट है या ऑब्स्टिकल है वो है फिक्री ऑब्स्टिकल और फिक्री रुकावट, और वो है ये वो इस्लाम की है, मजहब की है, ये जहादी नैरेटिव की है। क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को आइडियोलॉजीज से आजाद नहीं करता, वो तारीख का क्या, वो अपने हाल का भी सही तज्जिया नहीं कर सकता। इसीलिए पिछला जो मेरा लास्ट आर्टिकल था उसका टाइटल था बैटल अगेंस्ट आइडियोलॉजीज। लोग बात करते हैं ना बैटल बिटवीन आइडियोलॉजीज और द बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज। ना 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 ना, मैंने कहा है बैटल अगेंस्ट आइडियोलॉजीज। चाहे वो जहादी इस्लाम की आइडियोलॉजी है, चाहे वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, उन आइडियोलॉजीज के चुंगल से निकलना पड़ेगा इनको। कलमे के रिश्ते के ये जो है इससे निकलना पड़ेगा। ये जहाद का जो नैरेटिव है कि कलमे का रिश्ता है और गज़वा हिंद है और ये इस्लाम अल्लाह के नाम पे बना है, और ये सारा जो है ना, इस जो बाएं बाजू वाले हैं उनको इस बात से आइडियोलॉजिकल कैद से निकलना पड़ेगा कि क्लास स्ट्रगल जो है वो प्राइमरी है और नेशनल लिबरेशन या नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो स्ट्रगल है वो सेकेंडरी है। नहीं 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 नहीं, क्लास स्ट्रगल हर सोसाइटी का फंडामेंटल कंट्रडिक्शन रहा है और रहेगा, ये जाएगा नहीं। इसकी शिद्दत कम हो जाती है, बढ़ जाती है डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक साइकिल के क्राइसिस की वजह से। लेकिन मुख्तलिफ कॉन्ट्राडिक्शन सोसाइटी में अपनी जगह बदलते रहते हैं। जैसे यूरोप में एक वक्त में जेंडर का कॉन्ट्राडिक्शन सबसे आगे था, जिसमें एलजीबीटी कम्युनिटी और स्ट्रेट और बाकी और स्टेट के साथ उनका वो प्राइमरी था। तो क्या इसका ये मतलब है क्लास कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया था? नहीं, क्लास कॉन्ट्राडिक्शन इज द फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एवरी सोसाइटी। हाउएवर other contradictions take primary, secondary positions. At the moment, any country that has been occupied by another country, the primary contradiction
for those people, for the oppressed people, is not class struggle. It is national oppression and how to fight against that national oppression and liberate themselves. क्लास स्ट्रगल सिर्फ उस वक्त जाके तो आपका प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन बनता है जब समाज के अंदर की तमाम लड़ाइयां जो है वो आके एक ऐसे नुक्ते पे आ जाती हैं जब के अवाम की इनकलाब का मुकाबला हुक्मरान नहीं कर सकता, उस लम्हे में ये तब्दीली आती है। उससे पहले वो प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन बन ही नहीं सकता। रूस का इनकलाब, उसमें क्लास क्वेश्चन तो प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, नेशनल क्वेश्चन था कि रूस के ऊपर जो जार था उसने जंग की, जर्मनी के साथ जंग में मुलव्वस था और पीस चाहिए था। इसी तरह चाइना का जो माओ का इनकलाब था वो क्लास स्ट्रगल की बेसिस पे नहीं था। वो 8 मुल्कों के खिलाफ जिन्होंने चीन के मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जे किए थे, उनसे चीन को आजाद कराने के लिए था। तो एनीवे, दूसरा ऑब्स्टिकल जो है, एक तो फिक्री ऑब्स्टिकल है जिसके 2 मैंने बताए, एक मजहबी और एक नजरियाती सियासी। जो फिजिकल ऑब्स्टिकल है, वो सबसे बड़ा फिजिकल ऑब्स्टिकल जो है वो फौज की बंदूक है और फौज की ऑक्यूपेशन है। लेकिन जब तक आप फिक्री ऑब्स्टिकल्स को अबूर नहीं करते, उनके ऊपर आप हावी नहीं होते, उनको रिजॉल्व नहीं करते, आप फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं हटा सकते। क्योंकि वो माइंडसेट जिसने फिर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल करनी है, वो माइंडसेट तो जहाद में लगा हुआ है। वो माइंडसेट तो लोगों को सुलाने में लगा हुआ है कि नहीं, नेशनल क्वेश्चन इज नॉट अवर primary question. The question is about class struggle. Let's join the Punjabi working class and the Pashtun working class and collectively fight. जबकि पश्तून वर्किंग क्लास अपनी लड़ाई आजादी की लड़ रही है, बलोच अपनी लड़ रहा है, वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो नहीं आ रहा ना। तो इसलिए ये पहले फिक्री तौर पर आप आजाद होंगे और मजहब से और ये आइडियोलॉजी से, फिर आपका रुख जहाद से पाकिस्तानी फौज के कब्जे की तरफ जाएगा, वरना आप पाकिस्तानी फौज को इस्लाम की फौज समझेंगे। बिल्कुल, और यही समझते आए और यही पढ़ाया गया है इतने सालों से। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज जो है उसमें भी आप क्लास कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढते ढूंढते जो है आखिर में पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों की हमायत में बयान देने शुरू कर देंगे, हालांकि वो ऑक्यूपेशन फोर्स के सिपाही हैं। दे आर इक्वली to be blamed for our oppression as is a general who is sitting in Muzaffarabad. तो ये फिक्री रुकावटें दूर किए बगैर आप फिजिकल रुकावट के लिए आवाम को, जनता को तैयार नहीं कर सकते। जी, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं। और अगर आजाद करा भी लिया जाए तो वो एक बाद में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन आपने जो बात कही, जो जिहाद की आप बात कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा गज़वे हिंद की बात करते थे, लाल टोपी जैद हामिद, उनको भी अभी जो पाकिस्तान में सारा पॉलिटिकल कियोस मचा, उसमें उनकी भी पिटाई हुई, गाड़ी की वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी होगी। देखा था आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है। हाँ, तो उनको गाड़ी से निकाल के उनकी पिटाई की आवाम ने। बेचारे वो तो बात करते थे गज़वे हिंद की, बट उनकी भी नहीं सुनवाई हुई। खैर डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप एक बार फिर से आप हमेशा बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, हमारे साथ साझा करते हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।